नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें। साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न रहने वाला है। ये क्लास रहती है राजस्थान अध्ययन कक्षा 9th और कक्षा 10th की बुक से प्रश्न लिए जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, बेराट के पास बाबरू अभिलेख, बेराट के पास बाबरू अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये किस शासक के हैं? तो बेराट के पास बाबरू, ये बाबरू है, इस तरीके से बाबरू अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये किस शासक के हैं? हमारे पास ऑप्शन है पुष्यगुप्त के, अशोक के, चंद्रगुप्त के और बिंबिसार के। तो साथियों, इसमें हमारा आंसर रहने वाला है अशोक। बी ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर रहने वाला है। तो बी आंसर एक्यूरेट सही रहेगा। आगे चलें दूसरे प्रश्न की ओर। तो साथियों, आज का दूसरा प्रश्न है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो अशोक किस धर्म का अनुयायी था? हिंदू, बौद्ध, सिंधी और पारसी। तो साथियों, अशोक है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म हमारा आंसर रहेगा। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बी ऑप्शन राइट है हमारा। साथियों, अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता कहाँ है? तो बालाथल सभ्यता कहाँ है? साथियों, आपको भी आंसर देना है मेरे साथ साथ। अजमेर में, उदयपुर में, जोधपुर में और नागौर में। तो साथियों, बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में है। बी ऑप्शन सही है, बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, ये हमारा आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 आज का, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. जोशी, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष। साथियों, इसका हमारा आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में है रतन चंद्र अग्रवाल। ए ऑप्शन सही रहेगा कि बालाथल सभ्यता का यानी उत्खनन निर्देशन में किसके हुआ? रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था। 5वां प्रश्न है, सम्मिलित करें। साथियों, सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करने वाले प्रश्न भी हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसका मिलान किया जाता है। जैसे ए में है, इधर तो दी हुई है सभ्यता, इधर है सभ्यता और एक साइड में दिया हुआ है स्थान, स्थान या जिले। अब हमें मिलान करना है। रंग महल कहाँ है? तो रंग महल है साथियों हनुमानगढ़ में। तो 4 ओजियाना, ओजियाना भीलवाड़ा में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है 1 नंबर। नगरी चित्तौड़ 2 नंबर। बरौर, बरौर श्री गंगानगर है 3 नंबर है, बरौर गंगानगर। तिलवाड़ा बाड़मेर है, तिलवाड़ा बाड़मेर है। तो हमें आंसर मिल गया साथियों 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5। तो 4 1 2 3 5 कौन से ऑप्शन में है ये हमें देखना है इसमें साथियों। तो 4 1 2 3 5, 4 यानी 4 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 5, यानी ए ऑप्शन सही है। 4 1 2 3 5 चेक कर लेते हैं। 4 1 2 3 5, 4 1 2 3 5 ये हमने
आंसर निकाला था साथियों। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है, यानी ए ऑप्शन सही है। 4, 1, 2, 3, 5। तो हमारा आंसर है ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों अगला प्रश्न है आज का, अनूपगढ़ तरखानवाला डेरा चक 64 से हड़प्पा कालीन अवशेष या वैदिक कालीन या मौर्य कालीन या पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथियों इसका हमारा आंसर रहने वाला है यानी वैदिक कालीन। बी ऑप्शन सही है, वैदिक कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बी हमारा आंसर रहेगा। 7वें प्रश्न की ओर चलें। आज की क्लास का 7वां प्रश्न है, महाभारत के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश कौरवों व पांडवों के अधीन था? तो महाभारत के समय, महाभारत के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश कौरवों और पांडवों के अधीन था? ऑप्शन है ए में मत्स्य प्रदेश, बी में ढूंढाड़ प्रदेश, सी में जंगल प्रदेश और डी में सूरसेन। तो साथियों इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन है सूरसेन। तो डी हमारा आंसर रहेगा। सूरसेन है वो महाभारत के अनुसार राजस्थान का कौरवों व पांडवों के अधीन रहा हुआ राज्य था। 8वां प्रश्न है आज का, बौद्ध साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजन पदों की सूची मिलती है? तो ए में है हमें 14 सूचियां, बी में 13, सी में 12 और डी में यहां पर डी है तो डी में 16 है। तो हमारा आंसर रहेगा डी ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा, यानी 16 सूचियां मिलती है बौद्ध साहित्य एवं बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 सूचियां मिलती है साथियों। तो डी हमारा आंसर सही रहेगा। चलें अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है आज का। 9वें प्रश्न में है कि महाजनपद काल के समय चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? महाजनपद के काल में पूछा है। तो महाजनपद के काल में चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र साथियों क्या कहलाता था? ए में है चित्रकूट, बी में सिवी, सी में गुर्जर प्रदेश और डी में हाड़ौती प्रदेश। इसका आंसर रहेगा साथियों बी ऑप्शन है सिवी जनपद। बी ऑप्शन रहेगा, हमारा आंसर है बी यानी सिवी, यानी महाजनपद काल के समय चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र है जो सिवी नाम से जाना जाता था। 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में है कि आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख किस में हुआ है? आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख यानी किस में हुआ है? तो साथियों ए में है ऋग्वेद, बी रामायण, सी रामचरितमानस और डी महाभारत। तो इसका आंसर रहेगा साथियों ए ऑप्शन ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमारा आंसर रहेगा, यानी आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है कि शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है? तो साथियों ए में है मत्स्य जन का, बी कुरु जन का, सी शुंग जन का या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर रहेगा साथियों ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन में है मत्स्य जनपद। तो शतपथ ब्राह्मण और कौशिकी उपनिषद में
शतपथ का यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है 12वां। इसमें है कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं। हमें कथन 1 और 2 को अच्छी तरह से पढ़कर इसका आंसर देना है कि महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था। कथन 2, विराट ने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर विराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। यानी प्रश्न अच्छा है कि विराट ने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी यहां पर है बेराट, बेराट बसाकर पर है बेराट बसाकर इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। अब हमारे पास आंसर है कि कथन 1 व 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत। कथन 1 सही 2 गलत, कथन 1 गलत व कथन 2 सही है। तो साथियों इसका आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, ये हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 13वां प्रश्न है साथियों। 13वां प्रश्न है कि मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में कौन सी जाति निवास करती थी। यानी मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में कौन सी जाति निवास करती थी। ए में है साल्व, बी में बोधी, सी में सुंग और डी में शिवी जाति। तो साथियों इसका भी आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है कि साल्व। ए ऑप्शन से ये प्रश्न आने वाला है। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा कि मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति निवास करती थी, ये हमारा आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। आज का 14वां प्रश्न है साथियों, भारत के पूर्व मध्यकालीन इतिहास को किस नाम से जाना जाता था। भारत के पूर्व मध्यकालीन इतिहास को किस नाम से जाना जाता था। ए में है राजपूत काल, बी में पाल वंश काल, सी में मौर्य वंश काल और डी में तुगलक काल। तो इसका आंसर रहेगा साथियों ए ऑप्शन है राजपूत काल। ए ऑप्शन सही रहेगा कि भारत के पूर्व मध्यकालीन इतिहास को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार यानी परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि चीनी यात्री हवेन सांग किसके समय में भारत आया। तो चीनी यात्री हवेन सांग है वो ए में है राजा मान के समय, बी अकबर के समय, सी हर्ष के समय और डी रतन सिंह के समय। तो साथियों इसका आंसर रहेगा कि चीनी यात्री जो हवेन सांग आया वो हर्ष के समय आया था। सी हमारा आंसर रहने वाला है। सी आंसर सही है कि चीनी यात्री हवेन सांग हर्ष के समय में भारत आया था। 16वां प्रश्न है आज का। 16वें प्रश्न में क्या है कि राजपूत पुराने क्षत्रियों की तरह किसकी पूजा करते थे। राजपूत पुराने क्षत्रियों की तरह किसकी पूजा करते थे। ये प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है एग्जाम में, अच्छा प्रश्न है साथियों। तो किसकी पूजा करते थे, आप भी साथ साथ में इसका आंसर दे सकते हैं। घोड़ा व गाय की पूजा, घोड़ा व बकरी की पूजा, अश्व व अस्त्र की पूजा, अश्व व हाथी की पूजा। तो साथियों इसका आंसर रहेगा अश्व व अस्त्र की पूजा करते थे। अश्व व अस्त्र की पूजा करते थे, ये इसका आंसर रहेगा। सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो राजपूत पुराने क्षत्रियों की तरह अश्व व अस्त्र की पूजा
करते थे। 17वां प्रश्न है आज का, शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? शासक वर्ग क्षत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो राजपूत, राजपुत्र, राजा या योद्धा। तो शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? साथियों हमारा आंसर रहेगा इसमें बी आंसर रहेगा, यानी राजपुत्र। बी ऑप्शन है, राजपुत्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है 18वें प्रश्न में है कि यह किसने लिखा है? यह किसने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं? यह किसने लिखा कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज हैं? चंद्रबरदाई ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, इब्राहिम ग्रेसन ने या लेनिन ने लिखा है? तो साथियों यह किसके द्वारा लिखा गया? कर्नल जेम्स टॉड। बी ऑप्शन सही है, कर्नल जेम्स टॉड। इसे राजस्थान में इतिहास का पितामह भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न आज का। 19वां प्रश्न है, यह किस इतिहासकार ने लिखा है कि राजपूत 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है और राजपूतों को हुणों की संतान बताया है? तो कौन से इतिहासकार ने ऐसे लिखा है कि राजपूत 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक ही प्रकट हुई है और इसने राजपूतों को हुणों की संतान भी बताया है? किसने लिखा? कर्नल टॉड ने, वी.ए. स्मिथ ने, वी.ए. स्मिथ, गियर्सन ने या कर्नल रॉबर्ट ने? तो इसका आंसर रहेगा साथियों वी.ए. स्मिथ ने। बी ऑप्शन सही है, वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है और राजपूतों को हुणों की संतान बताया गया है। अगला 20वां प्रश्न है आज का और अंतिम प्रश्न भी है कि सूर्य की पूजा भारत में किस काल से प्रचलित है? तो सूर्य की पूजा साथियों ऋग्वेद काल से, मध्यकाल से, आधुनिक काल से या मुगल काल से? तो इसका हमारे पास आंसर रहेगा साथियों ऋग्वेद काल। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन हमारा सही है कि सूर्य की पूजा भारत में ऋग्वेद काल से प्रचलित है। तो ये हमारे आज के थे साथियों 20 प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 और 10 से लिए गए प्रश्न हैं जो आगे आने वाली जो परीक्षा होगी 2025 में और 24 के अंतिम में जो भी परीक्षा होगी उसमें ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। तो पढ़ते रहें, रोजाना ये 20 प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। विश्रांत एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे हर व्यक्ति, हर जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उसके पास ये क्लास पहुंच जानी चाहिए साथियों। तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। आगे मिलेंगे कल इसी समय दूसरी क्लास में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।